CNBC आवाज। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपकी स्टॉक या फिर स्टॉक रिलेटेड जो क्वेरीज हैं, इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस हैं, ट्रेडिंग के हिसाब से आपने कोई खरीदारी की हुई है, ऐसे तमाम सवाल आप इस शो में आकर पूछ सकते हैं। और कल का बाजार हर रोज हम इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आपको एक सजेशन मिल सके अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पर। पहले तरीका नोट कर लीजिए, शामिल होने का व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा ये शो फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी जा रहा है, तो अपने क्वेश्चंस हम वहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही लाइव शो भी देख सकते हैं। तो शो के दौरान हम लाइव क्वेश्चंस पिक भी करते हैं, अदरवाइज हम अगले एपिसोड में भी आपके सवालों को शामिल करेंगे। क्वेरी स्टार्ट करने से पहले आज के बाजार पर बात कर लेते हैं। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और 2 दिनों की गिरावट के बाद बाजार ने आज निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी दिखाई। सेंसेक्स निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 437 पॉइंट चढ़कर 55,818 पर बंद हुआ। निफ्टी 105 पॉइंट चढ़कर 16,628 पर क्लोज हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। सबसे ज्यादा तेजी आईटी, मेटल, एनर्जी और रियल्टी स्टॉक्स में थी। फार्मा, पीएससी और पेंट स्टॉक्स में भी खरीदारी का माहौल रहा। हालांकि ऑटो शेयरों पर दबाव देखने को मिला। एफआईएस के आंकड़े दिखाए तो एफआईएस की ओर से 451 करोड़ की बिकवाली हुई है। डीआईएस की ओर से 130 करोड़ की खरीदारी। तो आज एफआईएस दोनों के ही आंकड़े आपको बहुत ज्यादा बड़े नहीं दिखेंगे। डीआईएस ने भी मामूली खरीदारी ही आज के सेशन में की है। तो ये तो बात हुई आज के कारोबार की, लेकिन अब कल की तैयारी कैसे करनी है। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है। आज की जो मजबूती दिखी स्पेशली आखिरी घंटे में, वो कितनी एक्सटेंड होगी, कल इस पर राय ले लेते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट की। हमारे साथ सिक्योरिटीज के एनालिस्ट आस्था जैन मौजूद हैं। आस्था, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो कल के लिए एक आउटलुक दीजिए। 16,600 के ऊपर फाइनली निफ्टी बंद हुआ। हालांकि बैरियर 16,600 का नहीं है, 16,700, 16,800 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, बट क्या सजेशन कल के लिए? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, जिस तरह से आज हमने निफ्टी को यहाँ पे क्लोज होते हुए देखा, मेरे हिसाब से अभी तो एक दायरे का कारोबार हमें देखने को मिलेगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में दायरा जो बन चुका है निफ्टी का, वो 16,400 नीचे में है और ऊपर में 16,650 है। तो कल भी मेरे हिसाब से इसी दायरे में काम करता हुआ नजर आएगा। अगर किसी भी वजह से 16,650 का एक इंपॉर्टेंट बैरियर क्रॉस होता है, इनफैक्ट 16,700 का, तो निफ्टी को एक बढ़िया तेजी यहाँ पे मिलनी चाहिए जो फर्दर ड्राइव करेगी निफ्टी को 16,900 के स्तर तक। लेकिन उसके लिए 16,700 के ऊपर ट्रेड होना जरूरी है। पर कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए तैयारी रखें एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन की, और वो रेंज रहेगी 16,400 से 650 के बीच में। 16,400 का स्तर अगर नीचे में ब्रेक होता है तो फिर थोड़ी वीकनेस गहराएगी और निफ्टी हमें 16,350 के स्तर तक जाता हुआ दिख सकता है। चलिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस को शामिल करते हैं। नीलेश हमारे साथ पुणे से फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीलेश, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नीलेश, सवाल पूछिए प्लीज अपना। चलिए, लग रहा है इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। सवाल ले लेते हैं इनका। नीलेश ने जो क्वेश्चन हमें भेजा उसके मुताबिक इन्होंने फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन के स्टॉक्स लिए हुए हैं 137 के प्राइस पर, 110 पर ये स्टॉक बंद हुआ आज के सेशन में। तो 26-27 रुपए नीचे ये स्टॉक फिलहाल इनके ट्रेड कर रहा है। तो आस्था, बताइए क्या सजेशन फर्स्ट सोर्स सोल्यूशंस पर? जी बिल्कुल, नीलेश जी को अभी तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी, क्योंकि आज भी थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे एक तेजी इस काउंटर पे देखी थी। तो फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन को अभी तो इनको यहाँ पे मेंटेन करना है पोजीशन को। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ध्यान रखिए और वो आ रहा है तकरीबन 118 के जोन में। अगर उसके ऊपर निकल के ये ट्रेड करना चालू कर देगा तो बढ़िया तेजी लौटेगी और स्टॉक की प्राइसेस हमें जाती हुई दिखेंगी 137-38 के स्तर पे। अभी इनको अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करना है। स्टॉप लॉस ये एक लगाएंगे 99 रुपए का, या फिर 98 का भी लगा सकते हैं। तो 98 का प्रिसाइसली स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को कैरी करिए। और इसमें जो लेवल्स बताए गए हैं 118 के ऊपर गया तो फिर 137 से 40 के स्तर देखने को मिलेंगे, तो उसका इंतजार करें। ठीक है, चलिए, तो होल्ड कर लीजिए। आपके भाव के ऊपर जा सकता है, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है। वहां पर जाकर रिव्यू करें अपनी पोजीशन को, ये सजेशन है। सुधीर है हमारे साथ, अब फोन लाइन पर है नालंदा बिहार से। सुधीर जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये अदानी बिजमार्ट से था और ये टाटा केमिकल का भी क्या उसको होल्ड चाहिए भी या उसको उसमें थोड़ा लॉस मिल रहा है मुझे। पहले तो ये बताइए आपने किस भाव पर लिए हुए दोनों स्टॉक्स? सर मैम, मैंने अदानी बिलमार जो लिया था मैंने 783 पे लिया था अदानी बिलमार, और टाटा केमिकल मैंने 970 के अप्रोक्स पर दिया था।
हेलो। ठीक है, तो दोनों ही आपके काफी ऊपर की बाइंग है दोनों ही स्टॉक्स में, क्योंकि अदानी विल्मर 783 आपने बताया और टाटा केमिकल्स 973। तो टाटा केमिकल्स तो आपके खरीदारी के प्राइस के आसपास ही है, और रही बात अदानी विल्मर की तो ये 783 की आपकी बाइंग है। आशा बताइए दोनों पर क्या सजेशंस रहेंगे, क्योंकि नुकसान तो इनको हो रहा है क्योंकि ऊपर के लेवल्स पे खरीदे हैं स्टॉक्स। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर टाटा केमिकल की यहाँ पे बात करें तो इसमें 890 से लेके 1000 के बीच में ये स्टॉक अभी आने वाले 1-2 हफ्तों में घूमता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे पोजीशंस को इनको मेंटेन रखना है। स्टॉप लॉस 890 का ही रहेगा, और इसमें जो टारगेट्स रहेंगे वो मेरे हिसाब से ऊपर में 1025 का पहला काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, तो 1025 के टारगेट के साथ अभी तो मेंटेन करना है। उसके बाद 1070 का भी स्तर हमें टाटा केमिकल दिखा सकता है। दूसरा सवाल इनका अदानी विल्मर पे था। अदानी विल्मर की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी अभी तो बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया प्रोस्पेक्ट लगता है। बहुत बड़े चार्ट्स यहाँ पे बने नहीं है क्योंकि न्यू लिस्टिंग है, बट मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे पोजीशन मेंटेन करिए। 630 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 783 की इनकी खरीद है, मेरे हिसाब से उसको आने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि 772-75 पे काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। उसको पार किया तो इनकी कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ऊपर में 800 850 का भी स्तर हमें दिखा सकता है ये काउंटर। अदानी विल्मर में भी होल्ड करना है, स्टॉप लॉस रखेंगे 630 का। ठीक है, तो होल्ड कर लीजिए दोनों स्टॉक्स को, ये सजेशन है। अलका है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। अलका गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने एनसीसी के 100 शेयर ले रखे हैं 78 के रेट से, तो ये उसके बाद से नीचे ही गया है ये शेयर, तो अब मुझे क्या करना चाहिए अभी? 63-60 पर ट्रेड हो रहा है। 78 की आपकी बाइंग है, थोड़ा नुकसान। आपका होराइजन क्या है इस स्टॉक में अलका? अभी तो मैं रुकना चाहूंगी अभी तो। ठीक है, थोड़ा वेट आशा करूंगी। बताइए रख सकती हैं इस स्टॉक को, क्या सजेशन आपकी ओर से? जी बिल्कुल, 73 की क्योंकि इनकी खरीद है तो अभी आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि स्टॉक देखा जाए तो अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है, जिसमें कि 100 और 200 डे के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली चार्ट्स पे, उसके नीचे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से उसकी वजह से काफी यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस बनी हुई है। लॉन्ग टर्म के लिए इनको होल्ड करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 58 का, लेकिन अगर 58 का ये स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा चाहे तो यहाँ पे मुनाफा लॉस बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि फिर थोड़ी गिरावट गहरा सकती है। अभी 58 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को बनाए। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 67 का, वो ब्रेक हुआ तो मेरे हिसाब से 70 और उसके बाद जो इनकी खरीद के लेवल है वो हमें देखने को मिलेंगे। समय सीमा यहाँ पे 1 से 2 महीना रखनी है, तो स्टॉप लॉस के साथ अभी तो बने रहे। चलिए ठीक है, तो होल्ड कर लीजिए स्टॉप लॉस के साथ, यही सजेशन है। अगले कॉलर से बातचीत करेंगे अब, और राशिद हमारे साथ अब मौजूद हैं। राशिद हक नागपुर से। राशिद जी गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है आपने? गुड इवनिंग मैम, मैंने रेमको सिस्टम खरीदा है 320 के प्राइस पे 95 शेयर। हेलो। ओके, और आपका होराइजन क्या है इसमें? तो लॉन्ग टर्म का ही है। मैंने 350 से इसको एवरेज किया है 320 तक। ओके, पूछ लेते हैं। ये इनका एवरेज बाइंग प्राइस है 320 का, यानी खरीदा तो इन्होंने और भी ऊपर के भाव पे था, अभी भी नुकसान में है क्योंकि स्टॉक आईटी करेक्ट हुआ है, तो ये स्टॉक भी नीचे आया है। 258 पर हो रहा है ट्रेड। क्या सजेशन आपकी ओर से? अभी भी वीक बना हुआ है स्टॉक, क्योंकि सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो भी मेजर हम देखते हैं 10, 50, 100, 200 सबके नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये ट्रेड जो कर रहा है ये वीकली चार्ट्स पे कर रहा है, यानी कि थोड़ा यहाँ पे जो गिरावट है वो गहरी है। मेरे हिसाब से अगर 220 का स्तर 220-22 का स्तर क्रॉस होता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तब तक बने रहे, स्टॉप लॉस वही 222 का रहेगा। इसको अगर तेजी में लौटना होगा तो पहले 290 का एक इंपॉर्टेंट स्तर पार करना जरूरी है। 290 के ऊपर गया तो मेरे हिसाब से जो इनकी एवरेज प्राइस है 320 वो हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि फिर ऊपर में एक बार 340 से 50 के स्तर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे रुके रखना है 222 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है क्लोजिंग बेस पे तो यहाँ से एग्जिट करने की सलाह है। ठीक है,
चलिए, तो ये रामको सिस्टम्स पर सजेशन हुआ आपके लिए। एक और सवाल लेते हैं, सुनील है हमारे साथ अब, सुनील नाहर मुंबई से। नमस्कार सुनील जी, बताइए अपना सवाल। मैडम मेरे पास में इंडिया बुल हाउसिंग के 300 शेयर हैं, 5 साल से होल्ड कर रखा मैंने। ओके, तो मेरी कॉस्टिंग आई मैडम। आपकी तो फिर काफी ऊपर की बाइंग है, 938। आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपने कम नुकसान पे एग्जिट नहीं किया, आपने पोजीशन नहीं लिया स्टॉक पर, क्योंकि 900 का शेयर 100 रुपए पर आ गया है, यानी 9 टाइम्स नीचे आपके बाइंग प्राइस से। और 500 शेयर मेरा इंडिया बुल रियल के हैं 145 के। ओहो, ठीक है, पूछ लेते हैं अब आस्था क्या सजेस्ट करेंगे। हालांकि बहुत सारे इश्यूज रहे हैं इस पूरे ग्रुप के साथ, खास तौर से इंडिया बुल हाउसिंग। और रही बात आपके बाइंग प्राइस की, तो 400 शेयर्स आपने 938 पर लिए हुए हैं, तो काफी बुरा समय इन्होंने देखा। तो आस्था नुकसान तो इनको ह्यूज हो रहा है, 4 लाख रुपए लगाए इन्होंने इस स्टॉक में, और अब वो घटकर काफी कम रह गए हैं, सिर्फ 117 का, क्योंकि प्राइस अब क्या करेंगे इसमें आईबी हाउसिंग में। रही बात आईबी रियल की, तो एम्बेसी ग्रुप के एक्विजिशन के बावजूद भी थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो उस स्टॉक पर भी हम देखते हैं जब आईबी हाउसिंग गिरता है। तो अब बताइए, आईबी रियल यहाँ पर 135 की बाइंग है। देखिए दीपाली, क्योंकि इतने ऊपर के स्तर की बाइंग है, अगर मैं बोलूंगी कि यहाँ एग्जिट कर जाए तो भारी नुकसान होगा मेरे हिसाब से। जब इतना वेट किया ही है इन्होंने, तो थोड़ा और रुक जाए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा ले 105 के आसपास, 105 106 का, और बने रहे पोजीशन में। मेरे हिसाब से अभी जब तक 150 का स्तर ये क्रॉस नहीं करता तब तक वापस से तेजी नहीं आएगी, लेकिन 150 के ऊपर गया तो फिर यहाँ पे चांसेस हैं कि 180 से लेके ये स्टॉक रैली होगा 220 का, तब ऊपर के स्तरों पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे निकलने का प्रयास करें। अभी तो भी पोजीशन में बने रहे स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि भारी नुकसान होगा अगर मैं कहूंगी कि अब ये एग्जिट कर जाए। इतनी मंदी देखी है तो थोड़ा सा और यहाँ पे रुकने की सलाह रहेगी। दूसरी बात है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की, तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की भी बात करें तो मेरे हिसाब से वहां पे भी अभी तो इनको वेट ही करना चाहिए। उसमें भी काफी ऊपर के स्तर पे खरीदारी की हुई है, लेकिन अगर रियल एस्टेट सेक्टर का थोड़ा सा सेंटिमेंट ठीक होगा, क्योंकि दोनों के चार्ट्स बिल्कुल सेम पोजीशन में है, तो इसमें भी ये चाहे तो एक बार 65 का स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे गया तो दिक्कत ही है। मेरे हिसाब से इंडिया बुल रियल एस्टेट में 65 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, और इसमें एक बार 85 के ऊपर निकला तो वापस से तेजी होगी, स्टॉक आएगा 120 के आसपास, तब वहां पे जाके इंडिया बुल रियल एस्टेट में वहां पे जाके थोड़ा निकलने का प्रयास करें। तो दोनों में अभी रुकना है स्टॉप लॉसेस के साथ, लेकिन जब ऊपर के स्तर मिलते हैं जो मैंने बताए तो वहां पे थोड़ा थोड़ा निकलने का भी प्रयास करें। तो आस्था यहाँ पर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की बात कर रही है, इंडिया बुल्स हाउसिंग की नहीं। इंडिया बुल हाउसिंग पर तो अपनी राय दे चुके हैं, लेकिन अभी आस्था इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर कमेंट कर रही थी। 65 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 120 जब ये जा सकता है, 120 जब पहुंचे रिकवरी में, वहां पर आकर आप रिव्यू कर सकते हैं अपनी इस पोजीशन को। फिलहाल आप होल्ड कर लीजिए दोनों ही स्टॉक्स को। इस बीच आपको एक खबर बता देते हैं, आज ओपेक देशों की बैठक थी। अनुमान यही था कि 4-4.25 लाख प्रति बैरल का जो सप्लाई है उसे बढ़ाने पर ओपेक डिसीजन ले सकता है, और अब इस बैठक में प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर सहमति हुई है। अच्छी बात यह है कि 4,32,000 बैरल के बढ़ाने का अनुमान था, लेकिन जो फिगर जिस पर सहमति बनी है वो 6.48 लाख बैरल प्रति दिन का है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरेस्टिंग ये है कि ओपेक देशों की बैठक के आउटकम आने से पहले हम कच्चे तेल पर दबाव देख रहे थे। ब्रेंट का भाव 112-113 डॉलर आ गया था, एमसीएक्स पर 8700 के नजदीक पहुंच गया था, लेकिन इस डेवलपमेंट के होने के बाद रिकवरी आई है, क्योंकि 117 पर अब ब्रेंट है, और अगर आप एमसीएक्स पर भी भाव देखेंगे तो वापस 9000 पर ट्रेड कर रहा है। रवि देवरा हमारे साथ मौजूद है। रवि, बताइए आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? 4.25 लाख बैरल प्रति दिन की एक्सपेक्टेशंस थी, उसके सामने आंकड़ा 6.5 लाख प्रति बैरल का आया है। आप पहले तो इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? दूसरी बात, इस रिएक्शन पर आपके कमेंट्स क्या हैं? वापस 9000 के ऊपर एमसीएक्स पर क्रूड, और ब्रेंट भी 116-117 पर। जरूर से जैसे ये डेवलपमेंट है वो वैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी तक जो प्रोडक्शन इतना इंक्रीज नहीं हो रहा था जितनी डिमांड इंक्रीज हो रही थी, बट ये काफी अच्छा डिसीजन लिया है। हालांकि प्राइस का रिएक्शन अलग क्यों है, क्योंकि बेसिक मार्केट को ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि रशिया है वो ओपेक प्लस का एक मेंबर है,
तो मार्केट का ऐसा अनुमान था कि शायद ओपेक प्लस है वो रशिया को इस डेवलपमेंट में से या इस जो भी जॉइंट वेंचर है ओपेक प्लस उसमें से आउट करेंगे, बट ऐसा कुछ डिसीजन निकल के नहीं आया। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि डिसीजन के हिसाब से ब्रेंट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले है एंड 117 के ऊपर अगर ये स्टेबल होता है तो मुझे लग रहा है कि रिकवरी जारी रह सकते हैं। साथ में जो चाइना ने शॉर्ट टर्म में जो अपने स्टिमुलस रिलेटेड जो अनाउंसमेंट की है वो भी डिमांड को लेकर आगे काफी बूस्ट दे सकते हैं। तो अभी मार्केट सप्लाई से ज्यादा डिमांड की ओर देख सकता है। तो रवि ने इनफैक्ट बिल्कुल सही बात यहाँ पर मेंशन की। आशंका ये थी कि ओपेक देश जो हैं वो रशिया को एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन टारगेट्स में से, और इस आशंका की वजह से ऑलरेडी एक रिएक्शन हम कच्चे तेल पर देख चुके थे जब 125 से करेक्ट होके 112-113 डॉलर पर आ गया था। तो प्रोडक्शन बढ़ाने का डिसीजन जरूर लिया गया है अनुमान से ज्यादा, लेकिन रशिया को एक्सक्लूड नहीं किया है। शायद इसी कारण की वजह से ये रिएक्शन हम आते हुए देख रहे हैं। तो ये M6 पर वापस 9500 की तैयारी करें क्या? जरूर से डेफिनेटली ये जो प्राइस का एंड इवन का रिएक्शन आ चुका है, मुझे लग रहा है कि अब प्राइस थोड़ी यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हैं। डाउन साइड 8800 से लेकर 9200 तक शॉर्ट टर्म में प्राइसेस कंसोलिडेट कर सकते हैं। बट अगर आपका थोड़ा बहुत 15 से 20 दिन का आउटलुक ले तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली प्राइसेस जो ब्रेंट है वो 130 एंड जो M6 प्राइसेस है वो 9500 तक जा सकते हैं। साथ में हमारा करेंसी भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तो एडिशनली M6 क्रूड है वो इंटरनेशनल क्रूड को आउट परफॉर्म कर सकता है। तो 9500 के लेवल्स तो में मिले ही थे, और अब ये डेवलपमेंट होते हुए तो ओपेक ने और सप्लाई बढ़ाने के लिए डिसीजन ले लिया है, रशिया को एक्सक्लूड नहीं किया है, और यही कारण है कि एक रिकवरी हम प्राइसेस में आते हुए देख रहे हैं वापस 117 डॉलर। और हाल फिलहाल में जितने भी एक्सपर्ट्स से हमारी बातचीत हुई है उनका मानना यही है कि ये कच्चा तेल यहाँ से बहुत नीचे जाएगा नहीं। 125 से 130 डॉलर तो लाइकली है ही। 125 डॉलर के लेवल्स हमने हाल ही में आते हुए देखे भी। आस्था, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे क्या इस डेवलपमेंट पर? बेसिकली मेरे हिसाब से ये जो डेवलपमेंट है ये क्रूड ऑयल के लिए तो यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव है, बट मार्केट अभी भी देखा जाए तो तेजी की तरफ ही यहाँ पे है। तो मैं भी इस बात से सहमत करती हूँ कि हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ी और तेजी हमें इस काउंटर पे देखने को मिले, पर अभी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए, इसमें एक बार स्टेबलाइज होना चाहिए, स्टेबल करने देना चाहिए मार्केट को, और फिर इसमें एक्सपोजर लेना चाहिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने की सलाह दूंगी बाइंग करने से पहले। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। रवि, शुक्रिया आपका कोई कमेंट्स देने के लिए इस डेवलपमेंट पर और प्राइसेस पर। तो फिलहाल आप देख रहे हैं हरे निशान में आ चुका है M6 पर भी क्रूड 9000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। आप देखते रहिए कल का बाजार। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। लेट्स बिगिन। ये पावर है बढ़ते कदमों की। हर देश ये टेक्नोलॉजी खरीदना चाहेगा, किसे देना पसंद करोगे? जिसका पहला हक बनता है। भैया, जो कदम इस जमीन से जुड़े रहे अब वही करेंगे इस देश को रोशन। कुछ कर ऐसा, दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। रजनीगंधा। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया
निर्माण का रियल हीरो। जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसाबाजार.com पे जाओ, सभी बैंक्स में से बेस्ट EMI वाला लोन चूज करो, झट से लोन अप्रूवल, फट से पैसा आपके अकाउंट में। पैसाबाजार.com। भैया सूरज ढला नहीं कि आधा देश अंधेरे में डूब गया। आप भी मेरे साथ अमेरिका क्यों नहीं चलते? बेटा मेरे पाँव तो इस जमीन से जुड़े हैं। तो बढ़, आगे बढ़, हम उसी से रोशन हैं। लेट्स बिगिन। ये पावर है बढ़ते कदमों की। हर देश ये टेक्नोलॉजी खरीदना चाहेगा, किसे देना पसंद करोगे? जिसका पहला हक बनता है भैया, जो कदम इस जमीन से जुड़े रहे, अब वही करेंगे इस देश को रोशन। कुछ कर ऐसा, दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। रजनीगंधा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था जैन है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। परवेंद्र ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं अपना सवाल पूछने के लिए मध्य प्रदेश से। परवेंद्र नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मैडम मेरे डीमार्ट के 20 शेयर्स हैं, इनकी बाइंग प्राइस है 3350। तो इसमें क्या करूं मैं अभी? ओके, तो आपका बाइंग प्राइस है 3350 का। तो अभी तो आपको 500 रुपए का फायदा हो रहा है। आस्था, लेना है इनको प्रॉफिट्स या होल्ड करना है ये स्टॉक? देखिए काफी देर बाद ऐसे व्यूअर हैं जिन्हें प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले तो बधाई। मेरे हिसाब से तो अभी इनको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, माइनर सा, मतलब 1/4 ऑफ द पोजीशन या 50% अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कुछ प्रॉफिट बुक करें और रिमेनिंग पोजीशन को मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। और उसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो तकरीबन 3640 का करेंगे। मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉप लॉस इनको आगे सेव करेगा और इन्हें नुकसान नहीं होने देगा, और जो रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड करेंगे उसमें फिर ये चाहे तो अपना टारगेट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। 4080 से लेके ये रख सकते हैं 4200 का लक्ष्य। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है और रिमेनिंग को होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। ऋषभ हैं मुंबई से। ऋषभ अग्रवाल। ऋषभ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, मेरे पास फिनोलेक्स केबल्स के 1000 शेयर्स हैं 540 के रेट पे। हेलो ओके, हेलो। और आपका होराइजन क्या है? अभी तो आपको 150 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है इस पोजीशन में। मैम मैं इसको 6 मंथ्स होल्ड कर सकता हूँ मैम। एक्चुअली ये जो स्टॉक है ना मैम, इसकी वैल्यूएशन काफी सस्ती है मैम, अगर हम बाकी कंपनियों से कंपेयर करते हैं, पॉलीकैब, KEI, तो मैम ये काफी सस्ता स्टॉक है, लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा मैम? वैल्यूएशन के हिसाब से मैम सिर्फ इसको 10 की मल्टीपल मिले। आस्था बताइए। रेशियो जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले तो चार्ट। आस्था, ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। जी जी बताइए। जी जी आपने सही बताया। यहाँ पे ऐसे तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनका की वैल्यूएशन से ये नीचे चल रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले अगर मैं एक बार चार्ट्स की पोजीशन यहाँ पे देख रही हूँ तो थोड़ा सा इनको अभी यहाँ पे 6 महीने का, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे समय सीमा बोली है, तो रुक जाइए। स्टॉप लॉस लेकिन यहाँ पे तकरीबन इनको लगाना पड़ेगा 340 का। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन लगा लीजिए। ऊपर में एक बार 430 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा तो बढ़िया तेजी आ जाएगी इस काउंटर में, जो प्राइसेस को ड्राइव करेगी 510 के आसपास। तो उस पोजीशन के लिए अपनी यहाँ पे बनाए। दूसरा इन्होंने पूछा था चल क्यों नहीं रहा, तो इसमें जो क्वार्टरली यहाँ पे नतीजे आए थे चौथी तिमाही के, उसमें नुकसान था, नुकसान नहीं था लेकिन डी ग्रोथ आई थी, माफ कीजिए, नुकसान नहीं था लेकिन 25% से इनका मुनाफा गिरा था Q4 of FY22 में। तो उसका भी एक असर है कि अगर आपका यहाँ पे रिजल्ट्स बढ़िया नहीं आते हैं तो वैल्यूएशंस कितने भी सस्ते हो, मार्केट फिर रुक जाता है उसको आगे प्राइस देने के लिए, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करता है। तो ये भी एक कारण रहा है जिसकी वजह से ये पूछ रहे थे कि क्यों स्टॉक नहीं चल रहा। तो रिजल्ट्स में थोड़ी सी वीकनेस है 25% की प्रॉफिट में, इसके लिए ये चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक लगता है, तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। इनफैक्ट जो ये आज 11 साढ़े 11% दौड़ा वो रिजल्ट्स की वजह से दौड़ा था, क्योंकि जो आज नंबर्स आए उसमें काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस कंपनी ने पोस्ट की थी, 300% के डिविडेंड की भी घोषणा की, और अगर आप इनके रेवेन्यूज देखेंगे तो उसमें 29% के आसपास की ग्रोथ रही है।
तो अर्निंग्स जैसे जैसे क्वार्टर में आते हैं वैसे वैसे रिएक्शन हम देखते हैं, लेकिन हाँ जैसे आस्था ने कहा लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को आप होल्ड कर लीजिए। आपने काफी ऊपर के भाव पे खरीदा है इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप नीचे आए हैं तो वो करेक्शन इस स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। फिर सवाल इतने करेंगे शामिल। शुक्रिया आस्था, आप आई शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? आज जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारा जो पीएमएस है हेल पीएमएस उनकी होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों पर अपडेट के लिए सीधी सी आवाज के साथ रहिए। नमस्कार।